नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी ने जिस तरीके से राजस्थान में आदिवासी दिवस पर आकर जो भाषण दिया, उसके क्या निहितार्थ हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी समय समय पर क्या अपना स्टैंड बदल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता समय समय पर जिस वोट बैंक को रिझाना है उसके लिए कुछ अलग तरह के बयान देते हैं? इस देश पर पहला हक किसका है? यदि इस पर बात करेंगे तो बहस बड़ी लंबी खींचेगी, बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन राजस्थान के मानगढ़ में आकर जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहकर गए हैं कि देश पर पहला हक आदिवासियों का है, तो क्या बाकी सब लोग दोयम दर्जे के हो गए हैं? क्या ये इस तरीके के बयान कि पहला हक किसका है, ये देश को जोड़ने वाले बयान हैं? याद कीजिए, कुछ वर्ष पहले जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, और उनका एक बयान आता है, देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थी, होनी भी चाहिए। आखिर देश का प्रधान इस प्रकार के बयान दे कि पहला हक किसका है, और वो भी वोटों के लालच में, एक वोट की तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर यदि ये बयान दिया जाता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हिंदुओं ने आखिर कौन सा गुनाह किया है? यही बात आज के परिदृश्य में देखें तो राहुल गांधी जिस तरीके से आकर राजस्थान में मानगढ़ धाम में ये बयान देते हैं, सीधा सीधा सा अर्थ निकाला जा सकता है कि इस वर्ष के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं। चुनाव में वोट की चिंता हर किसी को है, पर राहुल गांधी को इतनी चिंता हुई कि देश पर पहला अधिकार आदिवासियों का है, इस तरह का बयान देना पड़ गया। क्या निहितार्थ है? लेकिन केवल ये तो एक प्रारंभिक बात है आज की इस चर्चा की। साथ ही दूसरी बात ये भी करेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है, ये आदिवासियों का अपमान है। आदिवासियों को वनवासी कह देना क्या अपमान हो सकता है? आखिर ये शब्द आदिवासी और वनवासी क्या निहितार्थ हैं? इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है। आखिर ये चर्चा समय समय पर, चुनावों के समय पर खासतौर पर क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि किसी एक वोट बैंक को रिझाने के लिए वोटों के लालची नेता इस तरीके के बयान देते हैं। उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते, जिसके लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाती आई है। अलग अलग क्षेत्रीय दल भी इसमें आकंठ डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पार्टियों की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता रहता है। और जब मनमोहन सिंह ने बयान दिया देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो सोचिए इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ किस प्रकार का अन्याय उन्होंने महसूस किया होगा। यदि पहला हक मुसलमानों का है तो फिर हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? और पूरे विश्व में यदि बात की जाए तो हिंदू परंपराओं को मानने वाले और देश कितने से हैं? यदि देश का प्रधान इस प्रकार की बात करता है तो फिर हिंदू परंपराओं, सनातन परंपराओं का पालन करने वाला समाज क्या वो ठगा हुआ सा महसूस नहीं करेगा? शायद इसकी तीखी प्रतिक्रियाएं भी हुई होंगी। और ये भी कहा जा सकता है कि अब पिछले 10 वर्ष से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केंद्र की सत्ता से जो दूरी बनी हुई है कांग्रेस की, यूपीए की, उसके पीछे इस प्रकार के अनेक बयान भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यूँ तो जब कांग्रेस की सरकार गई, यूपीए की सरकार गई, तो बड़े घोटाले उस दौर में हुए थे। उसके बाद जो देश भर में जनाक्रोश था, फिर मोदी लहर आती है, तमाम तरह के कारण हम सब ने देखे हैं। लेकिन इस तरीके के बयानों की भी एक बड़ी भूमिका रही है।
तो जब मनमोहन सिंह के बयान की हमने बात कर ली और इस समय राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया, इस बयान के निहितार्थ भी समझे जा सकते हैं। एक वोट बैंक समझते हैं यदि कांग्रेस पार्टी के नेता किसी भी वर्ग को, तो उसको रिझाने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी बात, आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है, ये उनका अपमान है। इस विषय पर भी यदि थोड़ा विचार करें तो ध्यान में आता है कि वनवासी शब्द का अर्थ क्या है और आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है, और क्या संविधान में आदिवासी शब्द लिखा गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, संविधान में आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और अनुसूचित जनजाति इस शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता आदिवासी शब्द कहकर जब ये बयान दे देते हैं कि देश पर पहला हक उनका है, तो ये एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है। क्योंकि हम लोग कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हम सब इस धरती माता के पुत्र हैं। और जब पुत्र केवल अधिकार की बात करने लग जाए, कर्तव्यों की बात नहीं हो, तब क्या स्थिति बनती है। दूसरी तरफ वे आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है तो ये आदिवासियों का अपमान है। तो क्या इस बयान से ये समझा जाना चाहिए कि वनवासी शब्द कोई अपमानजनक शब्द है? भगवान राम वन में घूमे, 14 वर्ष तक वनवासी रहे हैं। क्या वनवासी होना अपमानजनक है? भगवान राम ने 14 वर्ष का समय बिताया, निषाद राज से मिले, शबरी के बेर खाए, सब वन में रहने वाले लोग थे। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े चरित्र ऐसे हुए हैं जिन्होंने वन में अपना जीवन गुजारा है। वे वनवासी रहकर अपने आप को धन्य समझते आए हैं और राहुल गांधी बयान दे देते हैं कि वनवासी कहकर आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। जब संविधान आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं करता है, जब संविधान अनुसूचित जनजाति का उपयोग करता है, तो क्या राहुल गांधी ये भी कह सकते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो क्या वो संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति शब्द को हटाकर आदिवासी शब्द लेकर आएंगे? आदिवासी शब्द के बारे में जब हम पड़ताल करते हैं तो ध्यान में आता है कि 1920 के आसपास संभवतः ये शब्द ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश लोग यहाँ लेकर आए, और उसके पीछे भी अमेरिका का कोई न कोई एक प्रसंग बताया जाता है कि वहाँ इस प्रकार के लोगों को अधिकार जो दिए जाने थे उसको लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन हुए, वहाँ से ये शब्द आया। लेकिन वनवासी शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है, और वनवासी शब्द का अनेक बार रामायण में भी उल्लेख किया गया है। ये भी बात समझने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कहिए संघ परिवार इस शब्द का बार बार उपयोग करता है, और जब संघ परिवार या कहिए भारतीय जनता पार्टी वनवासी शब्द का उपयोग करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में तिलमिलाहट आखिर क्यों पैदा होती है? यदि कांग्रेस पार्टी की इस तिलमिलाहट को समझना है तो ध्यान देना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1952 में, जब संघ के सरसंघ चालक थे माधव सदाशिवराव गोलवलकर, श्री गुरुजी जिनको कहा जाता था, उनके नेतृत्व में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना होती है। वहाँ से ये शब्द भारतीय सामाजिक परिस्थितियों में बहुत प्रचलित होता है। वनवासी कल्याण आश्रम श्री गुरुजी के नेतृत्व में, उस समय रमाकांत देश पांडे को नेतृत्व दिया गया, और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से काम प्रारंभ किया गया। वनवासी क्षेत्रों में काम की आवश्यकता क्या महसूस हुई, उस पर यदि ध्यान देंगे तो पता लगता है कि उस दौर में जब ईसाई मिशनरियाँ वनवासियों के बीच में जाकर धर्मांतरण का खेल खेल रही थी, उन सनातन परंपराओं को मानने वाले बंधुओं को ईसाई चंगुल से बचाने के लिए, मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई। वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से अनेक सेवा के कार्य वनवासी लोगों के बीच में किए गए, उनको सनातन परंपराओं से जोड़े रखने के प्रयास किए गए। वहीं से ये माना जाने लगा कि ये वनवासी शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ा हुआ शब्द है, भाजपा का गढ़ा हुआ शब्द है। लेकिन ये शब्द अति प्राचीन है। जो वन में रहते हैं उन्हें वनवासी कहा जाता है।
अब इसमें ये बात कहीं नहीं आती कि आज किसी को इस बात पर कोई दबाव नहीं है कि वो व्यक्ति जंगल में रहे। शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले हैं, सुविधाओं के द्वार सबके लिए खुले हैं, लेकिन वनवासी क्षेत्रों में भी देश की बड़ी आबादी रहती है और उस आबादी के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के अनेक प्रकल्प लेकर वनवासी कल्याण आश्रम चला और वहाँ पर सनातन परंपराओं को लेकर अनेक आयोजन, अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं लगातार चलाई गई और वनवासी कल्याण आश्रम के अनेक कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान भी देना पड़ा जब कुछ स्थानों पर इस प्रकार की परिस्थितियां आ गई कि ईसाई मिशनरियों ने वनवासी कल्याण आश्रम के अनेक कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा बन रहे थे मतांतरण में। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं उनकी आस्था वास्तव में है कहाँ? दिखाने को आप कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन लें, चुनाव के समय आकर अपने आप को कौल ब्राह्मण आप बताने लगें, लेकिन तार कहाँ से जुड़े हुए हैं ये भी सोचने की आवश्यकता है। आखिर किन परंपराओं का पालन करने में आपको आनंद का अनुभव होता है ये भी सोचने की आवश्यकता है। तो वनवासी कल्याण आश्रम का जो काम चला उसके कारण ईसाई मिशनरियों का काम ढीला पड़ा, उसके कारण मतांतरण का काम ढीला पड़ा, उसके कारण संघ परिवार मजबूत हुआ, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। और इस कारण यदि कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो क्या कांग्रेस को तकलीफ है? आपका इस विषय पर क्या कहना है? आइए जानते हैं कुछ प्रमुख लोगों से इस विषय पर उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, देखते हैं। जय अम्बेडकर, जय भारत रत्न। जनजाति समाज, गोविंद गुरु, माओजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनके पद पर चलने वाला समाज है। ये स्वयं प्रगति पूजक है और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है ये समाज, और भारत माता की पूजा करने वाला, अपनी धरती को मां मानने वाला ये समाज। इस समाज को शब्दों के जाल में नहीं बांटा जा सकता। वनवासी कौन होता है, जनजाति समाज कौन होता है, भील कौन होता है, ये मात्र है तो गोविंद गुरु के सपनों को, राष्ट्र पुरुष के सपनों को साकार करने वाले समाज है। अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाला समाज है। माओ जी महाराज के उपासक है। इस समाज को राष्ट्रभक्त और देशभक्त के रूप में ही जाना जाना चाहिए। और जब जब भी देश में संकट आया है, बादशाह भील, महाराणा पूजा जैसे वीर योद्धाओं ने इस देश को संकटों से निकाला है। यह समाज इनका अनुयायी है। आज भी समाज में राणा पूजा जैसे लोग स्थापित है। इसलिए इस समाज को शब्दों के जाल में बांटकर ये अपराध करने वाले लोग कभी इस समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं प्रथम और अंतिम भारतीय हूं। तो हम सब इस देश में प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, और जनजाति समाज भी राष्ट्र के, देश के लिए सर्वस्व निछावर करने वाला समाज है। इसलिए ये प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, न कि किसी जाति या गोत्र या शब्दों के जाल में फंसाने वाला या फंसने वाले लोग हैं। ये सिर्फ जनजाति समाज, राष्ट्र सेवा करने वाले लोग हैं और समाज के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहने वाले लोग हैं। जय भारत, जय अम्बेडकर। कांग्रेस के राजकुमार द्वारा मानगढ़ के जैसे पवित्र स्थान पर जिस प्रकार से भाषण दिया गया, मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उस पर चलते हुए उन्होंने काम किया है।
आदिवासी वनवासी ऐसा कोई अलग ना तो टर्म है, ना कहीं शब्द है और ना कहीं बोलचाल में प्रचलन में है, परंतु आदिवासी को बांटने के लिए उन्होंने इस प्रकार के शब्द उपयोग किए और साथ में ऐसा भी बोला कि आदिवासी मूल निवासी हैं और पहला हक उनका है, जबकि इन्हीं के कांग्रेस के ही नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा था कि भारत के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये समय समय पे कांग्रेस के नेता लोग इस प्रकार से भड़काने की कार्रवाई करते रहते हैं और फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए अपना वोट बैंक मजबूत करते रहते हैं। परंतु अब वास्तव में चाहे राजस्थान हो चाहे देश का आदिवासी हो, इस मामले को अच्छी तरह समझ गया है और इनके इस तरह के बहकावे मैं समझता नहीं हूँ कि कभी आएगा। तो आदिवासी और वनवासी इन शब्दों पर आपका क्या कहना है? और कांग्रेस पार्टी के नेता कभी देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताते हैं, कभी आदिवासियों का बताते हैं। इस विचार पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।